शो की शुरुआत एक खुशखबरी से। इंतजार की घड़ियां खत्म और घड़ी पर इंतजार भी 3 घंटे कम होगा। नए साल पर दी ललन टॉप लेकर आ रहा है अपना पुराना और पसंदीदा शो सोशलिस्ट एक बार फिर से। आप इसे देख सकते हैं नए अंदाज में और नए समय पर हर शाम 7 बजे दी ललन टॉप पर। चलिए अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 1862 की बात है। त्रिपुरा के एक राजा हुआ करते थे, नाम था ईशान चंद्र देव बर्मन। अब इनकी मृत्यु के बाद गद्दी गई उनके सबसे बड़े बेटे ब्रजेंद्र चंद्र बर्मन को। फिर कुछ समय में ब्रजेंद्र चंद्र की भी है जैसे मृत्यु हुई। अब नियम के अनुसार ब्रजेंद्र के बेटे नवद्वीप चंद्र को अगला राजा बनना था, लेकिन इसी बीच समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि गद्दी मिल गई ईशान चंद्र के भाई वीर चंद्र को। राजा वीरचंद्र को अकबर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, काहे कि अकबर की तरह ही वो भी अपने दरबार में कला और संस्कृति को काफी महत्व देते थे। राजा वीरचंद्र के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के टैलेंट को पहचाना। बाद में दोनों के बीच लंबे समय तक रिश्ता चला। गुरुदेव ने कई बार अपने लिखे लेखों में महाराजा वीरचंद्र का जिक्र किया। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को अपना इंस्टीट्यूट बनाने में भी सहायता इन्हीं महाराज ने दी थी। एक और फैक्ट ये है कि भारत में जब पहली बार 2 फोटो कैमरा लाए गए, उनमें से एक राजा वीरचंद्र ने ही मंगाया था। बहरहाल त्रिपुरा से थोड़ा राइट लेते हुए चलते हैं कोमिला। आज यानी 21वीं सदी के हिसाब से बांग्लादेश का ये हिस्सा है। हमने अभी बताया था कि नवद्वीप चंद्र राजा नहीं बन पाए थे, तो वो अपना सारा परिवार लेकर त्रिपुरा से कोमिला चले आए। नवद्वीप चंद्र की 9 संतानें हुई, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था सचिन देव बर्मन। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, सचिन देव बर्मन के बेटे हुए राहुल देव बर्मन, शॉर्ट में आरडी बर्मन या प्यार से पंचम दा। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 4 जनवरी 1994 को उनका निधन हुआ था। इस मौके पर हमने सोचा आपको आरडी बर्मन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अब शुरुआत होगी एक सवाल से। आरडी बर्मन का नाम पंचम क्यों पड़ा? इसके पीछे है किस्सा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। 27 जून 1939 को सचिन देव बर्मन के घर एक बेटा हुआ। ख्यात संगीतकार ये भी थे। नाम पड़ा तुबलू। बधाई देने के लिए फिल्मी दुनिया के कई लोग आए। इनमें से एक दादा मुनि यानी एक अशोक कुमार थे। उनके सामने तुबलू ने रोना शुरू कर दिया। रोना सुनकर अशोक कुमार ने कहा कि ये तो रोता भी पंचम स्वर में है। तब से तुबलू का नाम पड़ गया पंचम और उम्र भर वो इसी नाम से बुलाए गए। दूसरा किस्सा है जब पंचम ने अपनी पहली धुन बनाई और उसे भी पिता ने चुरा लिया। बात तब की है जब पंचम कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार परीक्षा में कम नंबर आए तो पिता ने खूब डांटा। पंचम ने पिता सचिन देव बर्मन को बताया कि पढ़ाई में उनका दिल नहीं और वो भी अपने पिता की तरह संगीत में ही करियर बनाना चाहते हैं। ऐसा बोलकर पंचम ने 9 धुनें पिता को सुनाई। कुछ साल बाद चेतन आनंद की एक फिल्म आई फुनटूश। म्यूजिक एसडी बर्मन ने दिया। पंचम भी फिल्म देखने गए। देखा कि फिल्म के गीतों में वही धुन बज रही है जो उन्होंने अपने पिता को दी थी। उन्होंने पिता से कहा कि आपने तो मेरी धुन चोरी कर ली। इस पर एसडी बर्मन ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता था कि लोगों को तुम्हारी धुनें कैसी लगती हैं। तीसरा किस्सा तब का है जब आरडी की मुलाकात गुलजार से हुई। याद करते हुए गुलजार एक इंटरव्यू में बताते हैं, पंचम और मेरा रिश्ता बहुत खास था। मैंने उनके साथ चलते फिरते घूमते घामते काम किया। वो मुझे गाड़ी में बिठा लेता था और अगर कोई धुन सूझती तो डैशबोर्ड या गाड़ी की छत पे बजाने लगता। फिर मुझसे कहता कि यार इसके लिए कुछ बोल दे दो वरना धुन गुम हो जाएगी। स्टूडियो पहुंचते तो बोलता कि अब तू वापस जा वरना काम में डिस्टर्ब करेगा। गुलजार बताते हैं कि पंचम में बहुत उतावलापन भी था। कभी काम के बीच कोई गर्म चाय ले आए तो उसके ठंडे होने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि चाय में ठंडा पानी मिलाकर वो पी लेते थे। गुलजार और पंचम की केमिस्ट्री खूब जमती थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की, लेकिन पंचम की दिक्कत थी कि उन्हें गुलजार का लिखा कुछ कम समझ आता था। गुलजार कहते हैं कि एक तो बेचारे की हिंदी वीक थी, ऊपर से मेरी पोएट्री। इस पर पंचम इजाजत फिल्म के लिए धुनें तैयार कर रहे थे। गीत लिखने की जिम्मेदारी फिर गुलजार के पास थी। गुलजार एक गीत लिखकर पंचम के पास लाए। पंचम ने पन्ना लिया, उल्टा पलटा और उसे हवा में उड़ाते हुए बोले कि यार ये हद है, इसमें गीत कहाँ है? कल तो मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर ले आओगे और कहोगे कि इसकी हेडलाइन से म्यूजिक बना दो, तब कैसे काम चलेगा? हालांकि बाद में पंचम ने वो गाना बनाया भी जिसके बोल थे, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ऐसा ही एक किस्सा आंधी फिल्म के दौरान का भी है। गुलजार इस फिल्म के लिए एक गीत लिख रहे थे, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। गीत में एक जगह लाइन थी, तिनकों के नशे मन तक।
गुलजार ने ये गीत लिखकर आरडी को दे दिया। आरडी ने कई देर पढ़ने के बाद गुलजार से पूछा कि यार ये नशेमन किस शहर का नाम है। आरडी बर्मन अपने अजीबो गरीब संगीत के लिए बहुत फेमस थे। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है। एक बार रणधीर कपूर उनके घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि पंचम अपने सहयोगी के साथ मिलकर आधी भरी बियर की बोतलों में हवा फूंक रहे हैं। रणधीर को लगा कि पंचम बोरा गए। इसके कुछ समय बाद शोले रिलीज हुई। रणधीर ने पाया कि पंचम उस दिन बियर की बोतलें से जो निकाल रहे थे, यही वो साउंड था जो महबूबा महबूबा गाने की शुरुआत में सुनाई देता है। एक और किस्सा है। एक बार पंचम और फिल्म मेकर राकेश बहल रात को ट्रैवल कर रहे थे। मुंबई में काफी ट्रैफिक था। बम्बई कहते थे तब गाड़ी रुक रुक के चल रही थी। बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था। तो पंचम ने गाड़ी में बैठे बैठे ब्रेक रन ब्रेक की साउंड को पकड़ा और तेरे बिना जिया जाए ना का ओपनिंग म्यूजिक बना दिया। एक और किस्सा सुनिए। आरडी बर्मन और आशा भोसले की शादी का किस्सा है। आशा और पंचम की जब पहली मुलाकात हुई तो दोनों शादीशुदा थे, लेकिन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। दोनों अपने अपने संगियों से अलग होने के बारे में सोचने लगे थे, अलग रह रहे थे। काम के दौरान दोनों नजदीक आए और शादी का इन्होंने फैसला लिया। उनकी माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने पंचम को यह धमकी भी दे दी कि उनकी लाश के ऊपर से आशा उनके घर में आएंगी। शादी टल गई। इसके कुछ समय बाद पंचम की माँ बीमार हुई और उन्होंने लोगों को पहचानना बंद कर दिया। उनकी हालत देख पंचम ने आशा से शादी की और उन्हें अपने घर भी लाए। 1960 से लेकर 1980 तक इन 20 सालों में आरडी बर्मन ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन 80 के दशक में बप्पी लहरे जैसे कुछ नए संगीतकार आए जिन्होंने उन्हें क्रमशः पीछे छोड़ा। उनकी संगीत निर्देशन में बनने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने भी लगी, तो लोगों ने काम देना बंद कर दिया कि चल नहीं रहा। यहाँ तक कि साल 1966 में आई तीसरी मंजिल से लगातार हर फिल्म में साइन करने वाले नासिर हुसैन ने भी 1988 में आई कयामत से कयामत तक में उनको साइन नहीं किया। 90 के दशक में विधु विनोद चोपड़ा अपनी बड़ी पीरियड फिल्म 1942 अ लव स्टोरी प्लान कर रहे थे, 1942 अ लव स्टोरी। म्यूजिक वो पंचम दास से बनवाना चाहते थे। संगीत कंपनी HMV के अधिकारियों ने मना कर दिया कि इस शख्स का म्यूजिक नहीं चाहिए। बोले कि ऐसे गाने कोई नहीं सुनता और पंचम को लेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन विधु अड़े रहे। पंचम दा ने कुछ ना कहो गाने के लिए एक धुन बनाई जो 90s के लट के झटकों से भरी हुई थी। विधु ने सुनकर विनम्रता से कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। पंचम दा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विधु से पूछा कि मैं ये फिल्म तो कर रहा हूँ ना, 1 हफ्ता दे दो मुझे। विधु तब कहते हैं कि आप 1 साल लीजिए, मगर संगीत ऐसा दीजिए जो सिर्फ पंचम दा ही दे सकते हैं। हताशा में डूबे हुए आरडी बर्मन को विधु की इस बात से हिम्मत मिली। पंचम ने इस गाने और फिल्म में फिर से नए सिरे से संगीत दिया और 1942 अ लव स्टोरी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट्स में से एक साबित हुई। इस फिल्म के लिए आरडी बर्मन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, लेकिन जब तक पुरस्कार की घोषणा हुई आरडी बर्मन ये दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी मृत्यु पर जावेद अख्तर ने कहा कि 1942 अ लव स्टोरी का संगीत हिंदी सिनेमा के मुंह पर एक तमाचा है जिसे पंचम मार कर गए। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल अलन टॉप।